पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति में पार्टी बदलने के कई भूकंप के झटके हमने महसूस किए, जैसे कि शिवसेना का दो हिस्सों में टूट जाना, गोवा में कांग्रेस का बिखर जाना, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण का बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेना। अक्सर ऐसे केसेस में एक शॉक फैक्टर होता है। लोग स्तंभित रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसी चाणक्य नीति चल रही है। लेकिन राघव चड्ढा के केस में कहानी कुछ उल्टी है। पूरे देश को मालूम था कि चड्ढा आपसे बीजेपी छलांग मारने वाले हैं। लंदन में महीनों तक आंख की सर्जरी कराने के बाद राघव चड्ढा के आंख, कान, नाक, मुंह, भेदभाव सब अलग अलग से लग रहे थे। इस महीने राघव की एग्जिट पर मोहर लग गई जब आम आदमी पार्टी ने खुद ही राघव को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया, उसकी सिक्योरिटी को भी विड्रॉ कर लिया। फाइनली 24 अप्रैल को चड्ढा ने यह बात कबूली, जो सबको पहले से मालूम थी। 2 साल से मुंह छुपाते, बचते बचाते, सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक मैसेज डालते, आखिर राघव चड्ढा ने फॉर्मली अपना अगला कदम ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। व्हाट इज सरप्राइज। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से भटक चुकी है। We, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, merge ourselves with the BJP. बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। राघव चड्ढा का गुंडों की पार्टी को ज्वाइन करना सबको मालूम था, कोई ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है जिसका अंदाजा शायद अरविंद केजरीवाल तक को नहीं था। चड्ढा अपने साथ 6 और राज्यसभा के एमपीज बीजेपी लेकर चले गए और अब शुरू होता है एक नया जंग। 2/3 मेजोरिटी का हवाला देकर जैसे कि शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया, वैसे ही राघव चड्ढा और बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल के हाथों से उन्हीं की बनाई पार्टी और झाड़ू का इलेक्शन सिंबल छिन जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी का टूटना अब एक तय बात है? क्या आने वाले पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का यह हाल सबसे बुरी खबर है? इस फूट को अंजाम देने में अरविंद केजरीवाल का अपना क्या कंट्रीब्यूशन है? और क्या एंटी डिफेक्शन लॉ का दुरुपयोग करके बीजेपी भारत को एक वन नेशन वन पार्टी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है? ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। 2022 से ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच फूट डालने की कोशिश की है, उन्हें अपने तरफ लुभाने की कोशिश की है। पहले दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फरवरी 2023 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया गया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह का नंबर आया और मार्च 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हालांकि इन नेताओं के खिलाफ केसेस कोर्ट में नहीं टिक पाए, इनको बेल मिल गया, लेकिन फिर भी सेंट्रल एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल किया गया आम आदमी पार्टी के लीडर्स को तोड़ने के लिए। 2024 में केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि उन्हें सीधे सीधे कहा गया था या तो बीजेपी में आ जाओ या फिर ईडी के रेड के लिए और अरेस्ट के लिए तैयार रहो। लेकिन आतिशी बीजेपी नहीं गई, सिसोदिया नहीं गए, संजय सिंह नहीं गए और जेल में रहने के बाद भी पार्टी को टूटने से तो कम से कम आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बचा लिया। जब टॉप लीडरशिप पर उनके पैतरे नहीं चल पाए, फिर पार्टी के आइडियोलॉजिकली लूज कमजोर लीडर्स को निशाना बनाया गया और अब जाकर ऑपरेशन लोटस को मिली बड़ी सफलता। 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रेसिडेंट का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसी और खबर आनी अभी बाकी है। क्या यह आपको तोड़ने के लिए सिर्फ पहली पहल है जो हमने पिछले 24 घंटों में देखा है? कितने और पलटू राम हैं आम आदमी पार्टी में? इसको समझने के लिए सबसे पहले बड़े पलटू राम्स को तो देख लें। पलटू राम नंबर 1 राघव चड्ढा, द चॉकलेट बॉय ऑफ आप। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के शुरुआती दिनों से केजरीवाल के करीबी रह चुके हैं। आपके शुरुआती दिल्ली बजट राघव चड्ढा की मदद से ही ड्राफ्ट किए गए थे, तो कई पॉलिसीज उन्होंने ही लिखे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव ये नहीं जीत पाते हैं, फिर दिल्ली में एमएलए बनकर आते हैं और टर्म खत्म होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल इन्हें राज्यसभा भेज देते हैं 2022 में पंजाब से।
और कहीं ना कहीं यहीं से प्रॉब्लम, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। केजरीवाल से करीबी होने के वजह से चड्ढा अपना धौंस आम आदमी पार्टी पंजाब पर जमाने लगते हैं, जिससे वहां पंजाब के पॉलिटिशियंस के बीच में एक रंजिश सी पैदा हो जाती है। उसके बाद उनकी होती है शादी, फिर वो जाते हैं लंदन एक आई ऑपरेशन के लिए, और यहां शुरू हो जाता है लिकर स्कैम में अरेस्ट। इस बीच राघव की चुप्पी, उनके ट्वीट्स डिलीट कर देना, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनका बर्ताव था, सबको पता था कि यह पार्टी बदलने वाला है इंसान। पलटू राम नंबर 2, और यह काफी दिलचस्प है, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट इन द केस है संदीप पाठक का। ट्विटर पर इनका अगर आप बायो देखोगे तो इनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर ना आदमी के होश उड़ जाएंगे। फॉर्मर आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर हैं, पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हैं, रिसर्च एसोसिएट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एमआईटी। भाई कौन सा कॉलेज छोड़ के रखा है इन्होंने। इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चलते ये आपके नंबर 1 नंबर क्रंचर बने, स्ट्रेटेजिस्ट बने, और केजरीवाल के काफी खास बन गए। कहा जाता है दिल्ली 2020 और पंजाब 2022 के जीत के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इन्हें सिर्फ हार ही मिली। पार्टी के अंदर इनका मजाक बनाने जाने लगा, इनको सुपर स्ट्रेटेजिस्ट बोल के, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी पिछले 4 सालों 5 सालों में तो फेल करने लगी। पलटू राम नंबर 3, स्वाति मालेवाल, इनका बीजेपी शिफ्ट होना राघव चड्ढा से भी पहले से पेंडिंग है, ये तो लाइन में खड़ी हुई थी। राघव का लंदन जाकर हृदय परिवर्तन होता है। कहा जाता है स्वाति का अमेरिका जाने के बाद मन पलट जाता है। केजरीवाल के साथ सालों से काम करती आई है स्वाति। 2015 में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का चेयरपर्सन इन्हें बनाया गया, लेकिन वहां इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर एलिगेशंस इनके खिलाफ होने लगे। आम आदमी पार्टी लीडरशिप से बात इनकी बिगड़ने लगी, और फिर दिल्ली इलेक्शन के ठीक पहले उनका आरोप यह है कि केजरीवाल के स्टाफ और उनके खास ने इन्हें फिजिकली असॉल्ट किया, जिसके बाद इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जो 3 लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। अब देखिए, आइडियोलॉजिकल कारणों से तो बहुत ओल्ड टाइमर्स ने आम आदमी पार्टी छोड़ा है। प्रशांत भूषण ने भी छोड़ा है, योगेंद्र यादव ने भी छोड़ा है, आशुतोष ने भी छोड़ा है। लेकिन ये अगले दिन बीजेपी नहीं ज्वाइन कर लेते थे, इतने बड़े अपॉर्चुनिस्ट्स नहीं थे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ रही है। राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम फॉलोइंग तेजी से कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की यहां कोई गलती नहीं है। बार बार उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ऑपरेशंस और टीम पर्सन नहीं है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी भूल पैसों के लिए राज्यसभा सीट्स को बिजनेसमैन को देना। अब इट इज कमिंग टू बाइट हिम। देखिए, ऐसे लोगों का ना पार्टी से ना आइडियोलॉजी से कोई लिंकेज नहीं है, और इन्हें तोड़ना बीजेपी के लिए और भी आसान साबित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पलटू राम नंबर 4, अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक, 600 एकड़ में फैला हुआ 35,000 स्टूडेंट्स से यह देश का सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से एक है, एलपीयू। अभी 10 ही दिन पहले ईडी की रेड पड़ती है इनके ऊपर, और कोइंसिडेंस की बात है कि यह बीजेपी वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को जब राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के पोस्ट से हटाया तो इन्हें नियुक्त किया था। अब ये दोनों बीजेपी में चले गए हैं। पलटू राम नंबर 5, राजेंद्र गुप्ता, 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ इन्हें पंजाब का सबसे अमीर नेता कहा जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया ब्रांड फिट है केजरीवाल जी हैं। ये भाई साहब इंडिया यूएस डील को सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे जब इनकी पार्टी इसके विपक्ष में थी। मार्च में ये भी अमेरिका निकल लिए, इलाज कराने के लिए कहा जाता है, तब से मिसिंग इन एक्शन ही रहे हैं। पलटू राम नंबर 6, हरभजन सिंह, शायद सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे खैरात में राज्यसभा सीट्स बांटी हैं। भज्जी ने शायद कभी अपने आप को भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं समझा है, कभी अपने आप को आम आदमी पार्टी एमपी भी नहीं बुलाया है। मोस्टली पार्टी लाइन से ये दूर रहे हैं, और भज्जी का बीजेपी जाना किसी को सरप्राइज नहीं करता है या नहीं करना चाहिए। राघव चड्ढा को फिलहाल इन सब में से सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, क्योंकि जेन जी ने सोचा था कि राघव उनके लिए, गिग वर्कर्स के लिए जो अच्छे मुद्दे हैं वो संसद में उठा रहे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि चड्ढा तो बस अपनी जॉब चेंज करने से पहले सीवी चमका रहे थे। इसीलिए इंस्टाग्राम पर अगर आप देखें तो पिछले एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स राघव चड्ढा के कम हो गए हैं। लेकिन यहां गेम फॉलोअर्स से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक प्लान है। इन पलटू राम एमपीज ने कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल को इन्वोक किया है।
10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से लाया गया था। मकसद था एमपीज को पावर या ऑफिस के लालच में पार्टी तोड़ने से रोका जाए। तो नॉर्मली अगर कोई चड्ढा होता जो राज्यसभा एमपी की सीट छोड़ देता, पार्टी छोड़ देता, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उसकी राज्यसभा की जो सीट है वो भी जाती। सिंपल रूल है, पार्टी छोड़ो कुर्सी छोड़ो। पर 10th शेड्यूल का एक एक्सेप्शन भी है। अगर पार्टी के 2/3 एमपीज एक साथ किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए तो यह डिफेक्शन नहीं होगा, यह मर्जर माना जाएगा और मर्जर में सीट नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज थे, 2/3 का नंबर होता है 7। एग्जैक्टली कितने एमपीज गए? 7। मतलब ये इमोशंस के बहाव में, सच की खोज में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी स्विच नहीं किया है। ये सोची समझी रणनीति थी, महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। पर अगर पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, अगर आम आदमी पार्टी को पता था कि राघव चड्ढा कोई साजिश रच रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने उसे पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया? क्योंकि लॉ यह भी कहता है अगर पार्टी किसी एमपी को निकाले तो उसकी सीट नहीं जाती है। मतलब अगर आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को एक्सपेल कर दिया होता तब भी वो राज्यसभा में रहते अपने टर्म खत्म होने तक, और आम आदमी पार्टी के लिए यह भी ज्यादा बुरा होता, एम्बैरेसिंग भी होता। हां, आम आदमी पार्टी उसके अगेंस्ट एंटी पार्टी एक्टिविटीज प्रूव करने के लिए केस बना सकती थी, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता। प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? आप क्रोनोलॉजी खुद ही समझ लीजिए। यही स्टोरी है स्वाति मालीवाल की भी, जो 2024 से ही पब्लिकली आम आदमी पार्टी के लीडरशिप के अगेंस्ट खड़ी है। पर मालीवाल भी इस्तीफा नहीं दिया उसने, वो डटी रही राज्यसभा में। अब समझ में आ रहा है क्यों। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया तो गया था डिफेक्शन रोकने के लिए, एमपीज को पार्टी तोड़ने से रोकने के लिए, पर हो उसका उल्टा रहा है। क्योंकि एमपीज के बीजेपी से जाने से आम आदमी पार्टी को एक अब बड़ा खतरा हो गया है। लिटरली उनकी पहचान का, उनकी आइडेंटिटी का, यानी पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल तक पर एक सवाल खड़ा हो गया है। पिछले कुछ सालों में शिवसेना, एनसीपी जैसे पार्टी स्प्लिट होने के बाद समझ में आया कि जब किसी पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2 राइवल फैक्शंस बन सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह डिसाइड करने का मौका मिलता है कि कौन सी पार्टी असली है, कौन सी पार्टी नकली है। मतलब नाम कौन रखेगा और सिंबल कौन रखेगा, इसका फैसला या तो सुप्रीम कोर्ट या तो इलेक्शन कमीशन करेगी। शिवसेना और एनसीपी के केस में फाउंडर्स अपना नाम, अपना सिंबल, सब कुछ खो देते हैं। अब आप समझ लीजिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ ये नहीं देखता है कि पार्टी किसने बनाई है, बल्कि 3 टेस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में एस्टैब्लिश किया था। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी, 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा। दोनों केसेस में रेबल फैक्शंस ने इलेक्शन कमीशन के सामने यह साबित कर दिया कि पार्टी तो उन्हीं की असली है। अब इलेक्शन कमीशन कैसे ये सारी चीजें समझती है, ऐसी बातें हम साझा कैसे कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे और शरद पवार फाउंडर्स होने के बावजूद अपनी पार्टी का नाम, अपने पार्टी का सिंबल उनके हाथ से निकल गया। अब अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो अभी तो राज्यसभा के 7 एमपीज ही गए हैं, और राघव चड्ढा ने राइवल आप फैक्शन नहीं बनाया, वो सीधे बीजेपी में मर्ज हो गए। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्लेम का तो कोई सवाल नहीं उठता है। पर किंतु परंतु अगर यही सिलसिला पंजाब और दिल्ली एमएलएज तक भी पहुंचा, अगर और एमएलएज या फिर और एमपीज भी पार्टी छोड़ते हैं और लोग बगावत करते हैं, तो पिक्चर बदल सकती है और केजरीवाल के हाथ से झाड़ू भी छिन सकता है। इसी का संकेत बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट दे रहे हैं कि अभी और भी खुशखबरी आनी बाकी है। केजरीवाल के लिए यह दिक्कत भी है कि जैसे राज्यसभा के सीट्स बांटे गए थे, वैसे ही पंजाब में भी एमएलएज की सीट बांटे गए थे, आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं, पैसे और पावर के बेसिस पर। अगर यह बात सच है, अगर ढेर सारे एमएलएज वो भी हैं जो आपसे आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड नहीं है, तो बीजेपी फिर उन्हें तोड़ सकती है। सिस्टम लगाकर पंजाब चुनाव से पहले पार्टी को स्प्लिट किया जा सकता है। अब आम आदमी पार्टी के पास भले ही अपने लीडर्स को अपने गुट में रखने के लिए कोई सॉलिड प्लान हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के पास अपने राइवल पार्टीज को तोड़ने के लिए फेल प्रूफ, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेबुक है, जिसे अब बीते कई सालों में कई स्टेट्स में कई पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी के इस प्लेबुक का नाम दिया है ऑपरेशन लोटस। फॉर्मूला सिंपल है, अगर ऑपोजिशन पार्टी किसी स्टेट में भूल से जीत भी जाती है तो बीजेपी
चुप नहीं बैठती है। वो रूलिंग पार्टीज के नाराज एमएलएज को ढूंढती है, उन्हें टारगेट करती है, कैश और कैबिनेट पोजीशंस का लालच दिखाती है। अगर लालच से बात नहीं बनती है तब ईडी और सीबीआई का डर भी दिखाया जाता है। यह काम अलग अलग लीडर्स के साथ सीक्रेटली किया जाता है जब तक बीजेपी के पास गणित, जो नंबर्स हैं, जो आंकड़ा उनके मन में है, वो एकत्रित नहीं हो जाता है। वैसे तो ऑपरेशन लोटस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा चौड़ा है, रात निकल जाएगी आपको बताते बताते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपको बताना है जिससे आप क्रोनोलॉजी समझ जाओ। 2014 में अरुणाचल इलेक्शन में कांग्रेस ने 42 सीट्स जीती, 60 मेंबर असेंबली सीट में सिंपल मेजॉरिटी है, बीजेपी के पास सिर्फ 11 थे। पर 2016 में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू ने पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ज्वाइन की और फिर सीधे बीजेपी 32 एमएलएज अपने साथ ले गए, बिना इलेक्शन जीते बीजेपी की सरकार बन गई, है ना मास्टर स्ट्रोक। उसी साल 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के एमएलएज ने बगावत छेड़ दी। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह डिफेक्शन ऑर्केस्ट्रेट की गई है। अब जो भी हो, रिजल्ट था प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। 2019 में कर्नाटका एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस जेडीएस कोalition सरकार चल ही रही थी अच्छे खासे से, लेकिन अचानक 17 एमएलएज रिजाइन कर देते हैं, बीजेपी चले जाते हैं, गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट में गिर जाती है। कुमारस्वामी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि बीजेपी ने एमएलएज को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। 2020 में मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा, साथ में 22 लेजिस्लेटर्स अपने साथ ले गए, कमलनाथ की चुनी हुई सरकार गिर जाती है, शिवराज सिंह चौहान फिर से वापस चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फाइनली 2022 में महाराष्ट्र का नंबर आता है, एकनाथ शिंदे ने 55 शिवसेना एमएलएज में से 40 को अपने साथ कर लिया। उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी का नाम और इलेक्शन सिंबल्स से हाथ धो बैठे। अलग अलग ऑपोजिशन लीडर्स बीजेपी के इन हथकंडों के खिलाफ काफी सालों से आवाज उठाती आई है। इन आवाजों में एक प्रमुख आवाज थी एक बंदे की जिसका नाम था राघव चड्ढा। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। आज देखिए आयरोनी और हिपोक्रेसी की सीमा, राघव चड्ढा खुद ही शिकार हो चुके हैं ऑपरेशन लोटस के वाटरमार्क से। मास्टर स्ट्रोक। राघव चड्ढा को कभी अरविंद केजरीवाल का क्लोज कॉन्फिडेंट और राइट हैंड मैन माना जाता था, और आम आदमी पार्टी के कामकाज में चड्ढा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में। तो ऐसा क्या हुआ कि राघव अपने ही खून पसीने से बनाई हुई पार्टी जिसमें उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसी को धोखा देकर वो बीजेपी चले जाते हैं। वैसे मई 2023 में एक क्रैक तो साफ दिखता है। एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी चार्जशीट फाइल करती है, राघव चड्ढा का नाम उसमें आता है। उन्होंने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ डिनाई कर दिया, पर पार्टी के कई लोगों को यह लगा कि जब टॉप लीडरशिप जेल में है तो चड्ढा सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने में बिजी हैं। उसके बाद धीरे धीरे चड्ढा सीन से गायब होने लगते हैं। सितंबर 2023 में जब आम आदमी पार्टी लीगल मुश्किलों में थी, चड्ढा की परिणीति चोपड़ा से ग्रैंड हाई प्रोफाइल शादी होती है। पार्टी में कई लोगों को यह बात भी खटकी। मार्च 2024 में जब केजरीवाल अरेस्ट होते हैं तो चड्ढा लंदन निकल लेते हैं आई सर्जरी के लिए। कुछ लीडर्स का मानना है कि वो डर के आई सर्जरी के लिए गए थे, जो सर्जरी काफी महीनों तक चलती है। लंदन जाकर लगता है चड्ढा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। केजरीवाल के जेल से रिहा के दौरान भी चड्ढा ज्यादातर पिक्चर से दूर ही रहते हैं। केजरीवाल के रिलीज के बाद भी कई दिनों बाद उनको वक्त मिलता है कि केजरीवाल से जाकर वो मिले। 2025 दिल्ली इलेक्शंस में भी उन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़कर कैंपेन नहीं किया। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं, आप सत्ता से बाहर हो जाती है। मार्च 2025 में मनीष सिसोदिया को पंजाब अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया जाता है। चड्ढा के पंजाब विजिट्स भी कम होने लगते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी उनको ज्यादा इंवॉल्व नहीं रखा जाता है। साल के अंत तक उनका पंजाब वाला ऑफिशियल बंगलो भी खाली करने को कह दिया जाता है। जब कोर्ट ने केजरीवाल और बाकी आप लीडरशिप को एक्साइज केस में एक्विट किया, तब भी चड्ढा नहीं दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे, जंतर मंतर रैली में भी नहीं दिखे, सेलिब्रेशंस में भी नहीं दिखे। पार्टी लीडर्स का कहना था
कि चड्ढा पार्लियामेंट में सिर्फ वो मुद्दे उठा रहे थे जो इंस्टाग्राम पर हिट हो रहे थे। एयरपोर्ट में महंगे समोसे, बैंक पेनल्टीज, पैटर्निटी लीव, रिलेटेबल सेफ वायरल मुद्दे। मोदी सरकार, बढ़ती हुई तानाशाही, उस पर बिल्कुल चुप्पी। केजरीवाल की गिरफ्तारी, एलपीजी शॉर्टेज, गिरता रुपया, इन सब पर चड्ढा एकदम स्मार्टली इनको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जेन जी को लगा कि इंडिया को अपना ममदानी मिल गया है। पंजाब के आप लीडर्स का यह भी कहना है कि स्टेट के बड़े फाइनेंशियल और पॉलिसी इश्यूज उन्होंने मजबूती से सेंटर में नहीं उठाए और बीजेपी सरकार को सीधा चैलेंज करने से वो इतने महीनों से बचते रहे। और जिस दिन चड्ढा को डिप्टी लीडर की कुर्सी से हटाया गया, उसी दिन से मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपने पुराने एक्स में पोस्ट चड्ढा डिलीट करने लगे। अब साहब चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रॉफिट लॉस लेजर बैलेंस करना तो उनको अच्छे से आता है, 6-7 आए। अब देखिए, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का ये जो बड़ा सा मूव है, राघव चड्ढा का ये जो अब ट्रेटर जो उन्हें लोग कह रहे हैं, जो धोखा उन्होंने दिया है, क्या लोग इसे याद रखेंगे या 2 दिन बाद भूल जाएंगे? कांग्रेस के केस में जब वो लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो लोग भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी का कुछ अलग होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि भैया और लोग उसको छोड़कर ना जाए, क्योंकि अब तो सिंबल भी चले जाएगा जिस रेट पर लोग छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि उनका स्टाइल ही गलत है। इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ कर गए हैं, और ये जो सीट्स उन्होंने पैसों के लिए दिया बिजनेसमैन को, क्या वो गलत स्टेप था? और क्या लोग इसे बार बार होने देंगे? जिस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ रहा है, क्या हम एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड करने की मांग करेंगे? लेकिन वो होना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अमेंड करने वाले हैं वही इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए हम पर क्या बीतती है, एडिटर पर क्या बीतती है। आप वहां सब्सक्राइब बटन तक नहीं दबाते हो, मेंबर नहीं बनते हो, और हमें और एडिटर को देखो रोज सोचना पड़ता है, यार ये बंदा आज बीजेपी में है, आज कांग्रेस में है, आम आदमी पार्टी पे सुपर करते करते हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। अब याद रखना पड़ेगा, ये चड्ढा और ये बाकी कैरेक्टर्स अब आम आदमी पार्टी के नहीं है, इन पर एडिटर बीजेपी का सुपर लगाना पड़ेगा, याद रखना। और यहां आप सब्सक्राइब तक नहीं करते हो, शर्म की बात है।